हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन कुमार है और आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डेली करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। उसमें 1 जुलाई का करंट अफेयर आज हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डोकलाम। डोकलाम हाल ही में न्यूज़ में है। डोकलाम है कौन सा एरिया, कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम एक नज़र डालते हैं। ये जो सेकंड वाला मैप देख रहे हैं, इसमें सिक्किम और भूटान के बीच ये जो डोकलाम प्लेट्यू दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो डोकलाम पर अधिकार है चीन का और भूटान मानता है इसे अपना अधिकार। क्योंकि ये जो डोकलाम एरिया है ये भारत, तिब्बत और भूटान इन तीनों के एक जंक्शन पर स्थित है, त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला पास के बिल्कुल करीब में है ये। तो नाथुला पास से जो मानसरोवर के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्रा अभी चल रही है हाल ही में, तो उसे चीन ने आगे इस एरिया को बंद कर दिया। तो ये जो मानसरोवर यात्रा थी ये रुके हुए हैं कई तीर्थयात्री, अब भी रुके हुए हैं। इस तरह डोकलाम एक विवादित क्षेत्र है सिक्किम और भूटान और चीन के बीच में। तो भूटान का चीन के साथ एक लिखित समझौता हुआ है पहले। ये था कि डोकलाम क्षेत्र में शांति बनाए रखी जाएगी। क्योंकि चीन किसी समझौते को ना तो उसने आज तक माना है ना भविष्य में कभी माने, तो ऐसे समझौते का मैं चीन पर वैसे भी कोई असर नहीं होता। लेकिन डोकलाम एरिया है कहाँ पे, तो आप मैप में आप इसको मैप में इसकी नज़र डाल सकते हैं। डोकलाम प्लेट्यू दिखाया गया मैप में। सेकेंड इज एक जो फर्स्ट वाला मैप है उसमें सिलीगुड़ी दिखाया गया है। सिलीगुड़ी, और जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, ऐसे इसे आप देख सकते हैं। नेपाल और सिक्किम, ये एक वेस्ट बंगाल के ऊपर की तरफ, सिक्किम के थोड़ा नीचे, और भूटान के जस्ट दक्षिण में सिलीगुड़ी या चिकन नेक कॉरिडोर है। नेक्स्ट इज़ नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ है, क्या है, इसका जोग्राफिकल मैप में देखते हैं एक बार। तो नाथुला पास सिक्किम के दक्षिण, मेनली दक्षिण पार्ट है, दक्षिण पूर्व कह सकता हूँ मैं इसको। तो इस एरिया में भूटान के पश्चिमी एरिया में, भूटान के उत्तर पश्चिमी भी कह सकते हैं हम। तो इस एरिया में नाथुला पास है। नाथुला पास हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। तो सिंपल एक बात क्लियर हो जाती है कि नाथुला पास हिमालय रीजन में स्थित है। हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुंबा घाटी को जोड़ता है। नाथुला किन किन के बीच में, चुंबी घाटी और सिक्किम राज्य के बीच में, जो कि सिक्किम राज्य से जाने वाले लोग जो होते हैं, मानसरोवर यात्रा करनी हो उनको या चुंबी घाटी जाना हो तो नाथुला पास से होकर गुजरते हैं। भारत और चीन के बीच जो 1962 का जो युद्ध हुआ था उसे तो नाथुला पास को उस टाइम बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे व्यापार के लिए दोबारा खोला गया और 20th सेंचुरी में जो भारत और चीन का व्यापार होता था उसमें 70% व्यापार इसी पास के द्वारा होता था। तो इसके पीछे भी जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल सारे रीजंस हैं। ये दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है और जो चाइना का रेशम मार्ग रहा है प्राचीन में, उसका एक हिस्सा है। चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियां हैं। उनमें पहला नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में है। सेकेंड इज़ हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। और थर्ड इज़ उत्तराखंड में लेपू लेक है। तो ये 3 पास हैं जो कि चीन और भारत के बीच आपसी समझौते द्वारा स्थापित चौकियां हैं। ये पासेस हैं और चौकियां भी हैं, ये चौकियां माना जाता है। तो इनके माध्यम से चीन और भारत के बीच व्यापार होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, कॉमेट। कॉमेट का जो फुल फॉर्म है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल्स ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग। क्या है कॉमेट? फर्स्ट थिंग इसकी कॉमेट की फुल फॉर्म क्या है वो इसमें लिखी हुई है। सेकंड, कॉमेट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है कॉमेट को। कॉमेट का ऑब्जेक्टिव क्या है?
कॉमिट का ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑफिशियल्स या ऐसे प्रशासनिक तंत्र के ऐसे लोग जो कि सीधा इंटरेक्ट करते हैं सिटीजन्स से डे टू डे बेसिस पर, लोगों के साथ जिनका सीधा आमना सामना होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स जो सुनते हैं, तो उनकी पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम, उनकी मैकेनिज़्म, लोगों को जो जिस प्रकार से उनकी बातचीत का ढंग है, वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें सुधार करना। एंड सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच देना उनको कि भाई नागरिक केंद्र में रहे, वो कोई भी काम करे तो उनके जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला कोई व्यक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सिंपल बात है कि एसडीएम वगैरह, तो वो कोई भी काम करे तो उसका सेंटर उसके दिमाग में ये रहे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं आम जनता के लिए कर रहा हूँ। तो ये मैकेनिज़्म और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स के लिए ये कॉमिट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो चलाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव इसका मेन ये है, इसे डेवलप किया गया है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और यूएनडीपी द्वारा, और पायलट बेसिस पर 6 स्टेट्स में चलेगा, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। और नेक्स्ट ईयर में लगभग 74,000 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कवर करेगा। इसकी मेन चीज़ ये है कि ये लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटेड है और विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जो स्टेट की जो प्रशासनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाएं, वो उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और विल बी ऑफ 28 आवर्स ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन होगी 28 आवर्स, इसमें से 20 आवर्स होंगे ई मॉड्यूल्स होगा, मतलब इंटरनेट बेस्ड में आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। सेकेंड थिंग जो है वो 8 घंटे का फेस टू फेस ट्रेनिंग होगी, आमने सामने बैठाकर लोगों को समझाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो दिस इज़ कॉमिट। इसमें टॉपिक्स जो हैं, इसमें जो मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया है, इसे किसने बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट जो वन लाइनर्स हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल इंडिया 2017 को इन्यूग्रेट किया है, और इंडिया का फर्स्ट मेगा टेक्सटाइल ट्रेड फेयर जो कि गांधीनगर गुजरात में लगाया गया है। जो छोटे एग्ज़ाम्स एसएससी बैंक वगैरह इनमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में भी है कि कल जीएसटी भी लॉन्च हुआ है, तो जीएसटी कल ही इंडिया मेगा टेक्सटाइल ट्रेड फेयर कहाँ पर लगाया गया है, गांधीनगर गुजरात में लगाया गया है। जीएसटीएन क्या है, जीएसटी नेटवर्क क्या है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2000 कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 2013 में बनी थी। और यूनियन गवर्नमेंट की जीएसटीएन में 24.5% इक्विटी है, और इट हैज़ बीन सेट अप प्राइमरली टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, taxpayers and other stakeholders for implementation of goods and service taxes, services tax। और तो जीएसटीएन के में ज़्यादा वो नहीं है, जीएसटीएन के बारे में एक नेटवर्क है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आईटीबीपी के जो आर.के. पचनंदा हैं, जो उन्होंने चार्ज लिया है एक नए डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द आईटीबीपी के रूप में। ये 29वें डीजी होंगे आईटीबीपी के, आर.के. पचनंदा जी। और इनके बारे में मेन चीज़ ये है कि ये ओनली आईपीएस ऑफिसर, ये एकमात्र आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि जिन्होंने मेजर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर चुके हैं, और जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसपीजी, सीबीआई में, और अब आईटीबीपी संभालेंगे। आईटीबीपी जो है वो 24 अक्टूबर 1962 को गठित की गई थी सीआरपीएफ एक्ट के अंतर्गत, और 1962 में जब इंडिया चाइना का वार हुआ था तब इसे गठित किया गया था, और इसे फुल ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई इंडिया आईटीबीपी फोर्स एक्ट 1992 के द्वारा। और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है,
और इसका जो मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ये इस मोटो पर काम करता है। ये प्राइमरली आईटीबीपी का जो मेन काम है वो इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, जो ऑटोनोमस रीजन तिब्बत है उसके सहारे जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है 3488 किलोमीटर का, उसकी रक्षा करना, उसको गार्ड करता है आईटीबीपी। और इसके अतिरिक्त भी आईटीबीपी अन्य काम करता है जो कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में सहायता करता है, सिविल मेडिकल कैंप में भी सहायता करता है, कोई नाभिकीय, कोई बायोलॉजिकल, जैविक या फिर कोई रासायनिक डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, उसमें भी काम करता है। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, शांति दूत जो सेवाएं हैं, शांति रक्षक सेवाएं हैं, शांति रक्षक जो फोर्सेस हैं उनमें भी भारत की तरफ से आईटीबीपी मेन लीडिंग रोल में रहता है। ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स अराउंड द वर्ल्ड काम करती है। सेकेंड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो के वेणुगोपाल जो हैं भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। इन्होंने मुकुल रोहतगी को सक्सीड किया है और इन्होंने ये जो नए अटॉर्नी जनरल हैं इन्होंने मंडल केस और अयोध्या डिस्प्यूट में भी अपना काम किया है। और ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं, पहले किए जा चुके हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं अटॉर्नी जनरल, और प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल। इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल नंबर 76(1)(a) के तहत, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक, प्लेजर तक अपना कार्यकाल ग्रहण करता है, कार्यकाल पर अपना कार्यभार संभाले रहता है अटॉर्नी जनरल। तो मेन जो चीज़ है इसकी ये है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये भारतीय कार्यपालिका का एक हिस्सा है। इसकी क्वालिफ़िकेशंस ये हैं कि ये भारत का सिटीज़न होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो होनी चाहिए, अथवा प्रेसिडेंट की नज़रों में एक विख्यात न्यायविद होना चाहिए। इसके जो फंक्शंस हैं वो इसमें लिखे गए हैं। फंक्शंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, पहला कानूनी अधिकारी होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को जो लीगल मैटर्स पर सलाह देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके फंक्शंस हैं। और जो प्रेसिडेंट द्वारा अदर लीगल जो ड्यूटीज़ दी जाती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में जा सकता है, वहाँ की कोर्ट की कार्रवाई देख सकता है। और संसद के दोनों सत्र, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये भाग ले सकता है, बोल सकता है। जॉइंट सिटिंग में भी भाग ले सकता है। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये कि बट कैन नॉट वोट इन पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता, वोटिंग में भाग नहीं ले सकता ही। और वो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि वो किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी संसदीय समिति में भी वो वोट नहीं कर सकेगा, उसके पास वोटिंग की पावर नहीं होती उसे। इसके अलावा जो एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, और जो पावर शक्तियाँ मिलती हैं, वो सारी शक्तियाँ और विशेषाधिकार एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये एक फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता, और इससे अगला जो पॉइंट है वो ये कि टेक अप प्राइवेट सर्विसेज, अलाउड है इसको प्राइवेट प्रैक्टिस करना, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूँकि ये फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, दिस इज़ द अंडरलाइनेबल पॉइंट कि वो चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट फुल टाइम नहीं है, इसलिए वो किसी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रख सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, चला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये कि ग्रेट इमिग्रेंट द प्राइड ऑफ अमेरिका अवार्ड दिया क्यों जाता है, कब दिया जाता है, क्या ये एक अवार्ड है, अमेरिका द्वारा दिया जाता है और एनुअली दिया जाता है।
इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंडिपेंडेंस डे है तब दिया जाता है। और यूएस के ऐसे जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हैं जिन्होंने यूएस की इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, यूएस की अर्थव्यवस्था, समाज अथवा संस्कृति को बढ़ाने में के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनको यूएस गवर्नमेंट द्वारा ग्रेट इमिग्रेंट द प्राइड ऑफ अमेरिका अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड था इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था न्यूयॉर्क बेस्ड एक कार्नेजी कॉरपोरेशन द्वारा 2006 में। अब की बार जो ये अवार्ड मिल रहा है कई लोगों को मिल रहा है, उनमें से 2 भारतीय मूल के हैं। उनमें पहला नाम है विवेक मूर्ति, दूसरा नाम है शांतनु नारायण का। विवेक मूर्ति कौन है? हार्वर्ड और येल के एल्यूमिनस हैं। और शांतनु नारायण जो है एडोबे सिस्टम्स के सीईओ हैं। और तो इन दो लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और thank you for watching the lesson. We'll meet soon.